हाँ जी, बातें खत्म हो गई हैं सबकी। हाँ जी, एसईओ हमारे पास अब 3 तरह की हो गई। एक होगी ऑन पेज एसईओ, और अभी मैं टेक्निकल एसईओ को जब डिस्कस करूंगा तो आप यही कहेंगे कि मैं आपको काफी सारी टेक्निकल एसईओ पहले करा चुका हूँ, ठीक है ना। हम बहुत सारी टेक्निकल एसईओ कर चुके हैं, लेकिन टेक्निकल एसईओ है क्या ये समझने लगे हैं, ठीक है। इसमें कुछ चीजें होंगी जो अभी हम डिस्कस करेंगे। सर हम इसको एडवांस एसईओ भी कह सकते हैं? नहीं, एडवांस एसईओ नहीं, टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल का मतलब क्या है कि हम चीज़ों को टेक्निकली चेक करने लगे हैं। एडवांस की बात नहीं है, टेक्निकली चेक कर रहे हैं। मतलब टेक्निक क्या होती है कि ये काम कैसे कर रही है इसकी, मतलब हमने ऑन साइट एसईओ की तो हमने उसको टेक्निकली देख तो नहीं रहे हैं। ऑन साइट एसईओ को हम परफॉर्म करने लगे हुए हैं कि भाई इमेज के टैग के ऊपर ये कर दो। अब टेक्निकली हमने देखना है कि हमारी जो एसईओ और हमारा जो वेब पेज है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसको हमने देखना भी है, ठीक है ना। ऑन पेज, ऑफ पेज को भी हम देखेंगे बाद में जी। टेक्निकल एसईओ रेफर्स to the optimization the technical elements of your website and server that impact your performance and user experience। यानी आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसी है और उसका यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है। परफॉर्मेंस का क्या मतलब है कि वो चल किस तरीके से रही है, उसकी स्पीड कैसी है। और यूजर एक्सपीरियंस का क्या मतलब है कि जो यूजर उसको देख रहे हैं वो कितने उसके साथ फ्रेंडली होकर उसको इस्तेमाल करने लगे हुए हैं। ये दो फैक्टर्स हैं जो हमारे पास टेक्निकल एसईओ में आते हैं, और इन दो चीजों को चेक करने के लिए ही हम टेक्निकल एसईओ को देख रहे हैं। टेक्निकल एसईओ रेफर टू द ऑप्टिमाइजेशन योर वेबसाइट फॉर क्रॉलेबिलिटी एंड इंडेक्सेबिलिटी। अब ये दो टर्म इस्तेमाल किए हमने, क्रॉलेबिलिटी और इंडेक्सेबिलिटी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? नहीं, क्रॉलेबिलिटी का क्या मतलब है कि क्या आपकी वेबसाइट इस तरह की है कि वो क्रॉल हो सकती है। तो हम लोगों ने ये चीजें चेक करनी है कि पहले वेबसाइट में क्रॉल होने, और उसके बाद क्या होने, मैंने आप लोगों का टेस्ट लेना है, मैंने इवैल्यूएशन करनी है। चलिए हम यूं करते हैं, मैंने स्टूडेंट्स की इवैल्यूएशन करनी है और लिस्ट बनानी है कि टॉप 5 स्टूडेंट्स कौन से हैं। क्या हम इन दोनों बातों को एक कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। मैंने पहले आपका टेस्ट लेना है, सबको आप समझ लो मैं क्रॉल कर रहा हूँ आप सबको। उसके बाद बीच में से 3-4 स्टूडेंट्स निकल आए जिनको मैंने कॉपी के ऊपर लिख लिया। उसके बाद क्या किया, एक हफ्ते के बाद फिर मैंने यही वाला फेज दोबारा चला गया, फिर मैंने एक टेस्ट लिया, फिर मैंने स्टूडेंट्स के नाम लिखे, फिर एक हफ्ते का मैंने ये मैं बार-बार रिपीटेडली काम कर रहा हूँ। हो सकता है पहले हफ्ते के 4 स्टूडेंट्स हो रहे हो, दूसरे हफ्ते के 4 स्टूडेंट डिफरेंट हो, तीसरे हफ्ते के 4 स्टूडेंट डिफरेंट हो, लेकिन उनमें कोई स्टूडेंट कॉमन भी होंगे। तो जब 2 स्टूडेंट्स कॉमन होंगे वो इस लिस्ट में टॉप पे आ जाएंगे। इट इज इंडेक्सिंग, ठीक है। यही इंडेक्सिंग है कि आप पहले आपकी वेबसाइट में क्रॉलेबिलिटी का फीचर होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट इस काबिल हो कि वो क्रॉल हो सकती हो। जब वो क्रॉल हो सकती है तो ही वो इंडेक्सिंग में आएगी, अगर वो क्रॉल नहीं हो रही तो इंडेक्सिंग में भी वो नहीं आएगी, ठीक है। Crawlability is the ability for search engines to access the pages on your site, ठीक है ना। कि crawlability क्या है कि सर्च इंजन की का एक्सेस है कि आपकी वेबसाइट तक वो कैसे पहुंच रहे हैं, क्रॉल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और उसके बाद इंडेक्सेबिलिटी रेफर्स टू द सर्च इंजन एबिलिटी टू एनालाइज योर पेज एंड ऐड देम टू इट्स इंडेक्स। और उसके बाद क्या कर रहा है कि वो उसको अपनी इंडेक्सिंग में शामिल करने लगा होगा। तो इंडेक्सिंग में कौन सा शामिल हो रहा होगा, जो अच्छे तरीके से वेबसाइट क्रॉल हो रही होगी वही इंडेक्सिंग में शामिल हो रही होगी, ठीक है। नीचे आ जाए जी। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टेक्निकल एसईओ पर बेस करते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इनमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी जी। नंबर 1, साइट आर्किटेक्चर। साइट आर्किटेक्चर का क्या मतलब है कि आपकी वेबसाइट बनी कैसे हुई है, ये बहुत अहम रोल है। यही हम कहते हैं ना परफॉर्मेंस, जब हम चेक कर रहे होते हैं वेबसाइट की स्पीड, जब हम चेक करते हैं उसकी परफॉर्मेंस, उसका स्ट्रक्चर चेक करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि इस वेबसाइट का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई स्लाइडर नहीं होने चाहिए ऊपर, तो एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है हमारे पास वेबसाइट का, उसको भी अभी हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद क्या है जी, XML साइट मैप, साइट स्पीड, डुप्लीकेट कंटेंट,
सिक्योरिटी और फाइनली यूजर एक्सपीरियंस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूजर एक्सपीरियंस। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो टेक्निकल एसईओ की कैटेगरी में आते हैं। समझ आ गई? आपने देखा कि ये सारे काम मैंने आपको ऑन साइट एसईओ करते हुए करवाए हैं। अब हमने इन सारे कामों को चेक करना है कि भाई ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सो यही टेक्निकल एसईओ, यानी मैंने आपसे कहा कि भाई साइट में बनाना एसईओ के लिए जरूरी है, ठीक है ना? लेकिन जो साइट में अब आपने बनाया है, क्या वो आपने वेबसाइट के ऊपर कोई कंटेंट ऐड किया? अपनी कोई कंटेंट ऐड नहीं किया। इसका मतलब अलग से किया ना आप लोगों ने, वो हमारे पास टेक्निकल एसईओ है जी। वो भी इसी में है, ठीक है। अच्छा, ये आ जाए आगे जरा। सबसे पहले क्या आ रहा है इसमें? पेज एक्सपीरियंस, ठीक है। वेबसाइट का पेज एक्सपीरियंस क्या होता है? पेज एक्सपीरियंस का क्या मतलब है कि कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट को खोलता है, जब कोई यूजर आपकी वेबसाइट को खोलेगा तो उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा। मतलब एक वेबसाइट पर आप आते हो, खोलने के फौरन आप कहते हो यार ये वेबसाइट तो बड़ी हैवी है, ठीक है ना? आपको नहीं पसंद आई, इसका मतलब है आपका वेबसाइट के साथ पेज एक्सपीरियंस सही नहीं हुआ। एक साहब आते हैं आपकी वेबसाइट पर, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, लेकिन उसको ई कॉमर्स का स्ट्रक्चर आपकी वेबसाइट का ठीक नहीं लगा। इसका मतलब क्या हुआ? उसका भी यूजर एक्सपीरियंस आपके साथ ठीक नहीं हो रहा। एक बंदा आपकी वेबसाइट पर आता है और वेबसाइट लोड ही होती रहती है, ठीक है ना? इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट लोड होने में टाइम ले रही है। उस बंदे का भी एक्सपीरियंस ठीक नहीं है, वो पूरी तौर पर चेंज करेगा और दूसरी वेबसाइट पर चला जाएगा। अच्छा, इसकी ये तो मैंने आपको मुख्तसर बता दिया। जरा इसमें क्या स्टैंडर्ड्स क्या हैं जी। आपको जो मैंने टूल बताया था जिससे आप लोग वेबसाइट की स्पीड चेक करने लगे हुए थे, यही 3 स्टैंडर्ड थे उसमें, ठीक है ना? LCP, FID और CLS जी। LCP में क्या है? अगर आप इसको सबसे ऊपर देखें ना, तो पहले इसको ये देख लें, ऊपर जो ग्रे कलर में जो लिखा हुआ है ना, LCP क्या चीज है जी? बहुत ही हल्का सा लिखा हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर, लोडिंग। यानी कि LCP को अगर मुख्तसर कहें कि जो LCP है वो बेसिकली आपकी लोडिंग को देख रहा है कि आपकी वेबसाइट लोड कैसे हो रही है, ठीक है ना? लोड किस तरह हो रही है वो। और ये है क्या? LCP, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज। इसका ये मतलब है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं जो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? उसमें क्या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं? CSS, उसमें क्या हो सकता है? जावास्क्रिप्ट, उसमें इमेजेस, उसमें वीडियोस और उसमें टेक्स्ट भी हो सकता है। अभी टेक्स्ट कैसे हो सकता है ना? तो वो छोटा होता है, टेक्स्ट कैसे हो सकता है? उसमें टेक्स्ट ऐसे हो सकता है कि आपने टेक्स्ट का जो फॉन्ट किया हुआ है, जो यूजर एक्सपीरियंस करने जा रहा है, उसके अंदर उसके लैपटॉप में या उसके मोबाइल में फॉन्ट मौजूद ही नहीं है। तो पहले क्या होगा? फॉन्ट लोड होगा, पहले वो क्या करेगा? उसको डाउनलोड करेगा, उसके बाद यूजर एक्सपीरियंस में आएगा ना। यानी इसका मतलब क्या? वो भी टाइम लेने लगा। इसका हल, अब ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ, इन सारी बातों का हल किसके पास है? डेवलपर के पास है। यानी ये हल उस वक्त है जब आप वेबसाइट बनवाएंगे, तो उस वक्त आपने उसे बताना है कि भाई मुझे ये LCP जो चाहिए ना, उसका ये टाइम चाहिए। क्या टाइम चाहिए जी? कहता है 2.5 सेकेंड्स और 4.0 सेकेंड्स। मतलब 4.0 सेकेंड्स का क्या मतलब है कि ये इस तरह का है कि बुरा टाइम नहीं है, लेकिन आपको इसे इम्प्रूव करना है। और अगर ये रेड में चला जाए, 4.0 से भी ऊपर हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है, ठीक है? आपके डेवलपर को इसमें बहुत ज्यादा काम करने की भी जरूरत है। ये सारी चीजें, सजेशंस हम लोगों ने डेवलपर को देनी है, और अगर आपके पास वेबसाइट बनने के बाद आएगी तो फिर हम उसको कहेंगे कि भाई ये चीजें हमें इम्प्रूव करके दो। और मैंने आपको बता दिया कि लार्जफुल कंटेंटफुल पेज का क्या मतलब है कि जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं वो कितनी देर में लोड हो रहे हैं। कितनी देर में लोड होने चाहिए जी? 2.5 सेकंड में लोड नहीं हो रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका LCP का स्कोर खराब हो रहा है। LCP का स्कोर खराब हो रहा है तो आपकी वेबसाइट का स्कोर भी खराब हो रहा है, ठीक है? अच्छा जी, दूसरी बात क्या चीज आ रही है? दूसरे पे लिखा हुआ है इंटरेक्टिविटी। इंटरेक्टिविटी से क्या मुराद है? मतलब मिसाल के तौर पर मैंने लिखा www.xyz.com। अब एक वेबसाइट लोड होने शुरू हो गई, लोड हो रही है, और एक वेबसाइट ऐसी लोड हो रही है कि मैं
कुछ भी करने लगा उस पर ट्रांजैक्शन करने के लिए, जैसे ही मैं माउस के साथ किसी बटन पे माउस लेके जाता हूँ तो पता लगता है वो माउस एकदम बटन नीचे चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अभी तक लोड नहीं हुई, अभी वो लोडिंग प्रोसेस में है। तो आपकी वेबसाइट कितनी जल्दी इंटरेक्टिव मोड में आ जाती है कि यूजर उसके ऊपर अपना काम शुरू कर सके। जी, इसका स्कोर क्या होना चाहिए? 100 मिलीसेकंड या फिर 300। ठीक है, 300 का मतलब क्या है? 300 का मतलब ये है कि ये इतना अच्छा स्कोर नहीं है, इसको इम्प्रूव होना चाहिए। इससे ऊपर अगर स्कोर आ रहा है तो आपका काम बहुत खराब है, यानी आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बहुत ही बुरी रैंकिंग में जा रही है आपकी। और ये सारी रैंकिंग किस में जा रही है? यूजर एक्सपीरियंस की बात हो रही है। ठीक है, और ये सारी की सारी टेक्निकल एसईओ है। अब ये जब टेक्निकल एसईओ है तो ये एसईओ एक्सपर्ट के हाथ में नहीं है, ये वाला पोर्शन किसके हाथ में है? ये वाला पोर्शन डेवलपर के हाथ में है। डेवलपर को बताएगा एसईओ वाला कि भाई आपने ये चीजें इंप्रूव करनी है, इनको आप इंप्रूव करो। जी, तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है? कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। ये मैंने आप लोगों से पहले भी एक दफा डिस्कस किया था कि ये लेआउट शिफ्ट क्या है। लेआउट शिफ्ट का ये मतलब है कि आपकी वेबसाइट जो है वो कांप रही है, हाँ कांपने लगी हुई है। कभी ऊपर एक ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाता है, एक ऑब्जेक्ट नीचे आ जाता है, वेबसाइट लोड होती है तो क्या होता है? सबसे पहले जो चौथे नंबर पे जो छोटा सा ऑब्जेक्ट है वो नजर आ जाता है, और जो दरमियान में हैवी ऑब्जेक्ट है वो भी लोड हो रहा है। तो चल 3 मिनट के बाद क्या होता है? वो जैसे ही लोड होता है फिर वो जो ऊपर नजर आया वो नीचे चला जाता है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है आपकी वेबसाइट के अंदर कि आपकी वेबसाइट के ऑब्जेक्ट्स कांपने नहीं चाहिए, फ्रीज होने चाहिए। ठीक है, ये हेल्प भी किसके पास है? डेवलपर के पास है। ठीक है, ये कब होगा इस तरह? ये इसमें ज्यादातर चीजें किसमें आएंगी? इसमें आपका फोन भी आएगा, फोन डाउनलोड ही नहीं हो रहा। ठीक है ना, फोन डाउनलोड पे लग गया, फोन भी आपने तो इतना स्टाइलिश किस्म का लगाया हुआ है कि किसी के पास होगा ही नहीं वो। तो इसका मतलब क्या होगा? फोन को भी हमने स्टैंडर्ड रखना। इसका हल भी है, इसका मैं आपको एक कोड बताऊंगा कि हम CSS के साथ एक कोड अटैच कर देंगे कि जब तक फोन लोड ना हो, जब तक फोन लोड ना हो उस वक्त तक इस फोन में दिखाए, और जब फोन लोड हो जाए तो फिर वो हमारे वाले फोन को वापस। ठीक है, इसका मैं आपको CSS का कोड दूंगा। सिंपली हमने वो कोड CSS में लिख देना कि जहां पर आपने फोन लगाया हुआ ना असल वाला, वहीं पर आपने उसके साथ ये वाला कोड भी लगा देना है कि भाई अगर चेक करो कि डेस्कटॉप में या मोबाइल में ये फोन मौजूद है, नहीं मौजूद तो उसे डाउनलोड करो, और जब तक वो डाउनलोड नहीं होता हमारे इस फोन को इस्तेमाल करो। यानी इसका मतलब वो टाइम बच गया हमारा, यहाँ से बच गया। इसी तरह आपने आई फ्रेम लगाया हुआ है, आई फ्रेम में आपने विड्थ और हाइट नहीं बताई, तो उसका मतलब क्या हो गया? उसने खुद ही एडजस्ट करने को कह दिया आपने, तो कांपेगा ना वो। मैं क्या, अगर आपने उसकी विड्थ और हाइट नहीं बताई, शिवरिंग तो होगी, उसको स्क्रीन के हिसाब से मैनेज करेगा कि भाई मैंने इसे कितना रखना है। इसी तरह आपने इमेजेस लगाए हुए हैं और आपने विड्थ और हाइट नहीं बताई हुई, वो भी हिलेंगे। पहले जगह की डिमांड करेंगे ना कि मुझे इतनी स्पेस चाहिए, वो जब तक उसको स्पेस अलोकेट नहीं होगी उस वक्त तक वो मूव करते रहेंगे। तो इसका हल क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? हमें विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टीज को लाजमी इस्तेमाल करना है। ठीक है, और अगर आपको लग रहा हो कि एक कम से कम एक चीज जरूर इस्तेमाल करें, अगर आप चाहते हैं कि भाई विड्थ और हाइट अगर हम सबके लिए फिक्स कर देंगे तो कुछ इमेजेस कंप्रेस नजर आ रहे होंगे हमें, ये भी प्रॉब्लम होता है ना। तो आप दोनों प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी जरूर इस्तेमाल करें, चाहे विड्थ की तो चाहे हाइट की, बाकी वो खुद से मैनेज करें। ठीक है, सो इससे हम लोग अपना CLS स्कोर मैनेज करते हैं। ये कितना होना चाहिए जी हमारे पास? 0.1, और जो पुअर स्कोर है, यानी कि पुअर का मतलब है कि गुजारे वाला स्कोर है आपका 2.25 है, और इससे भी बुरा होगा तो रेड लाइन में आ रहा होगा, तो इसका मतलब होगा कि ये तो बहुत ही खराब है। ठीक है, समझ आ गई बात की? सबको समझ आ गया क्या बताया मैंने? जी, ये सब कुछ लिखा हुआ आ गया जो मैं भी एक्सप्लेन कर रहा था आपको। जी, उसके बाद क्या है? ये बात भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हुए हैं। अब बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। हाँ, मोबाइल फ्रेंडलीनेस। ठीक है, मोस्टली वेबसाइट जो है ना, मेरा ख्याल है कि मोर देन 70 to 80% लोग आपको मोबाइल के ऊपर ही देख रहे होते हैं। आप आजकल के दौर में ऐसे ही है ना, साथ में मैं ये कहूँ कि भाई ये वाली वेबसाइट चेक करनी है
तो आप में से कोई भी बंदा उठकर कंप्यूटर पर नहीं जाएगा, ठीक है। सभी लोग अपना मोबाइल खोलेंगे, अगर उनके पास इंटरनेट अवेलेबल होगा तो सब ने अपने मोबाइल पर ही चेक कर लेना। तो मोर देन 70% लोगों का एक्सेस मोबाइल पर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वेबसाइट ने सबसे पहले मोबाइल के ऊपर क्रॉल होना है और मोबाइल के ऊपर ही इंडेक्स होना है। और मैंने आपसे बताया ये पहला फैक्टर भी है आजकल का कि अगर आपकी मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट नहीं है, ठीक है, तो वो डेस्कटॉप के ऊपर भी ऑप्टिमाइज नहीं हो सकती है। तो मोबाइल फ्रेंडलीनेस भी किसमें है? टेक्निकल एसईओ में आती है, ठीक है। और गूगल सर्च कंसोल ये किसमें आता है? ये भी टेक्निकल एसईओ। गूगल सर्च कंसोल से भी तो आप सारे एनालिसिस कर रहे हो ना, तो गूगल सर्च कंसोल भी बेसिकली यही बताता है ना कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है। वहां पर ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ, यूजर एक्सपीरियंस, वेब वाइटल्स, ये आप गूगल सर्च कंसोल में जाकर देखते हो अपनी वेबसाइट का, ठीक है जी। उसके बाद क्या आ गया? सिक्योरिटी विद HTTPS, ये भी आप लोगों को पता है। ये क्या होती है? सिक्योरिटी विद HTTPS। सिक्योर शॉपिंग साइट करना, ठीक है ना, ताकि हमारी वेबसाइट हैक ना हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो काम है ये किस कैटेगरी में आता है? ये भी हमारे पास टेक्निकल एसईओ में आता है। और ये आपको मैंने बताया था कि अगर हमारी वेबसाइट HTTP है तो ये टेक्निकल एसईओ अप्लाई करने का कोई मुझे रूट कौन बताएगा? भाई मैंने ये वाली एसईओ मेरी वेबसाइट पर आज की तारीख तक अप्लाई नहीं है, मुझे अप्लाई करवानी है। हाँ जी, कौन मुझे बताएगा मुझे क्या करना है? मैं ये कह रहा हूँ भाई HTTPS जो कि टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है हमारी वेबसाइट पर अप्लाई नहीं है, कौन मुझे बताएगा ये कैसे अप्लाई? खूबसूरत सी आवाज हो, म्यूजिकल सा स्टाइल हो, तो पता लगे कि बता रहे हैं आप लोग, मतलब इस तरह ना फिल्म की ब्रांड की तरह बता रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा रिदम में बताएंगे क्या बता रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। कोई मुझे रिदम में बता सकता है तो बताएंगे जरा। हिस्टोरिकल जैसे वाकया नहीं सुनाते कोई इसमें इसने उसने ये प्रोफेशनल लोगों की बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये इसने उसने जो होती है ना, ये तो एक्सटर्नल लिंक बना रहे हो, फिलहाल तो इंटरनल लिंक की बात कर रहे हैं। इसने उससे बाइंड कर लिया, सबसे पहले हाँ जी इधर कोई बंदा मुझे बताएगा? मैंने कहा भाई टेक्निकल एसईओ जो थी HTTPS अप्लाइड नहीं है मेरी वेबसाइट के ऊपर जी, कैसे अप्लाई होगी? पूरा स्टेप बताया ना। मेरी एक वेबसाइट है xyz.com, इसके साथ लिखा हुआ आ रहा है नॉट सिक्योर, आ रहा है लिखा हुआ नॉट सिक्योर। आज की तारीख पर मैं कह रहा हूँ नहीं, हम इसका लाइसेंस बना देंगे। कोई स्टोरी नहीं बना रहा है, सब लोग एक एक लाइन में छोटी छोटी बात करते करें, तो बंदा जरा स्टोरिकल बात नहीं कर सकता? किया था यार, ये थ्योरी भी पढ़ाई थी, प्रैक्टिकल भी करके भी दिखाया था वो वाला। अब आप चीजों को जोड़ें और कोई स्टोरी बनाएं। हाँ गुड, ये हारून ने कोई बात सही शुरू की, बोले सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले SSL सर्टिफिकेट बाय करेंगे, ठीक है जी। SSL सर्टिफिकेट कहाँ से बाय करेंगे? कहाँ से बाय करेंगे? होस्टिंग कंपनी जिनसे हम लोगों ने होस्टिंग परचेज की है, उन्हीं से हमें SSL सर्टिफिकेट देते हैं, ठीक है। हाँ आगे बताओ हारून। उसके बाद हम अपने सी पैनल में जाएंगे और रीडायरेक्टर को इस्तेमाल करते हुए HTTP को कन्वर्ट कर देंगे HTTPS में। लेकिन ये कैसे कन्वर्जन हो रही होगी? कोई भी बंदा लिखेगा http://xyz.com तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगी? HTTPS। लेकिन अगर कोई बंदा लिखेगा xyz.com वो तो नहीं होगी, हो जाएगी? वो नहीं होगी, इसमें अभी नहीं होगी।
सर हम 301 का यूज कर रहे हैं। इसके नीचे जहाँ पर सी पैनल में मैंने आपको ये सारी ऑप्शन बताई थी, वहां पे नीचे लिखा हुआ था वाइल्ड कार्ड, लिखा हुआ था ना, आपने वाइल्ड कार्ड को भी चेक कर देना। तो वो सब ऑटोमेटिकली फिर वो सब के ऊपर आपकी वेबसाइट जिस तरीके से भी लिखी जाएगी वो उसको कन्वर्ट करके उसमें एसएसएल को अप्लाई कर देगा। अदरवाइज आप लोगों ने एसएसएल परचेज की हुई है लेकिन आपने लगाई सिर्फ HTTP पर है, आपने ऐसे नहीं लिखा कि कोई भी बंदा लिखे dckitchen.org तो भी अप्लाई हो जाए, फिर नहीं होगी। समझ आ गई? उधर से हमें वाइल्ड कार्ड का जो चेक बॉक्स है उसको भी ऑन कर लेना है कि भाई वेबसाइट जिस तरह मर्जी लिखी जाए उसको सिक्योर करना है। चलो आगे चलते हैं। जी, टेक्निकल एसईओ, चेक योर वेबसाइट फॉर क्रॉल एरर्स। क्रॉलिंग हो रही है, क्रॉल एरर्स कहाँ पे पता लगेंगे हमें? जी, क्रॉल एरर्स हमें कहाँ पता लगेंगे? मार्टिन बिल्कुल बोलती बंद हो चुकी है, बिल्कुल कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जितना पहले आप लोग करते रहे ना बिल्कुल खत्म हो चुका। कोई एक दो स्टूडेंट डेवलपर को ये कभी करवा, लेकिन बाकी के लोग तो बिल्कुल खामोश हो गए। मैं टेक्निकल एसईओ पढ़ा रहा हूँ लेकिन मुझे लग रहा है मुझे साथ साथ ऑनलाइन एसईओ भी पढ़नी पड़ेगी। हाँ जी, क्राउलिंग एरर्स कहाँ पे पता लगेंगे? गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल पढ़ लिया ना हम लोगों ने, ठीक है? तो अभी आप देखिएगा काफी दिनों से मेरा हाल है गूगल सर्च कंसोल बन चुका होगा आप लोगों का। अभी टाइम लगेगा ना, कुछ ना कुछ मैंने बताया ना, वैसे तो वो 30 to 90 डेज कहते हैं कि मैं दिखाऊंगा आपको रिजल्ट उसका। हाँ, क्या होता है बेसिकली मेरा ख्याल है 15 डेज के बाद आपको कुछ ना कुछ इसकी डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। कोई सर्च करेगा तो फिर आएगी ना, खुद ही सर्च करने के 4-5 मिनट को हो गए, इतनी क्यूरीज तो बनने चाहिए। क्राउलेबिलिटी का भी पता लग गया, ये भी टेक्निकल एसईओ है हमारे पास। जी, ब्रोकन लिंक्स, ये भी टेक्निकल एसईओ है, ठीक है ना? ये जैसे मोटरसाइकिल पंचर हो जाती है तो पंचर लगवाते हैं ना, है ना? टेक्निकली उसको ठीक कर रहे होते हैं ना, इसी तरह हम टेक्निकल काम करने लगे हुए हैं अपनी एसईओ के ऊपर कि भाई कहाँ कहाँ इश्यूज हैं, उन इश्यूज को रिजॉल्व करना है। ब्रोकन लिंक्स ऐसे नहीं है कि आप एसईओ करेंगे तो ब्रोकन लिंक्स उछल कर आपके सामने आ जाएंगे, खुद ही ढूंढने पड़ेंगे ना कि भाई है कि नहीं है, खुद से देखना पड़ेगा कि ब्रोकन लिंक्स तो नहीं है मेरी वेबसाइट में। कोई ऐसे नहीं होगा कि कंफर्म होकर नहीं होंगे, और ऐसी भी कोई बात नहीं है कि ये कंफर्म होके होंगे। ये उस वक्त होंगे जब आप एडिटिंग कर रहे होंगे, रिपीटेड एडिटिंग कर रहे होंगे, फाइलों के नाम चेंज कर रहे होंगे, यूआरएल चेंज कर रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली चांसेस बनते हैं कि लिंक्स ब्रोकन हो सकते हैं। जैसे आज हम कुछ वेबसाइट्स को देख रहे थे तो उनके अंदर एक इशू क्या आ रहा था कि ahref का टैग है, उसके अंदर फाइल का नाम लिखा हुआ है, फाइल का जो नाम लिखा हुआ है उसके अंदर कैपिटल ए से नाम शुरू हो रहा है, लेकिन फाइल जो पड़ी हुई है वो स्मॉल लेटर्स में पड़ी हुई है। अब ये दोनों मैच नहीं कर रहे आपस में, तो ये ब्रोकन लिंक की तरफ रिडायरेक्ट कर रहा है ना, ये ब्रोकन लिंक है, इट इज अ ब्रोकन लिंक। अगर इसको आप चेक करोगे तो ये ब्रोकन लिंक पे शो होगा। इसे हमने ठीक करना है, इन चीजों को हमने ठीक करना है। ये तब ठीक होगा जब आप मैन्युअली ऑडिट कर रहे होंगे अपनी वेबसाइट को, या टूल चला रहे हो उसके ऊपर। जी, मैन्युअली ज़्यादा सही रहता है, लेकिन अगर आपके पास ब्रोकन लिंक्स की तादाद 500 आ जाए तो फिर तो मैन्युअली नहीं ना सही रहता। अगर प्रोजेक्ट आपका बड़ा हो तो फिर तो ठीक नहीं रहेगा मैन्युअली, फिर तो ये सिंपल सी बात है भाई, एक विंडो में टूल चलाओ, दूसरी विंडो में अपना दूसरा काम करते रहो, उसके बाद आपके पास सारे स्टैट्स आ जाएंगे, उनको ठीक कर लो। ठीक है ना, ठीक मैनुअल करना पड़ेगा, लेकिन आइडेंटिफाई तो हमें पहले करना पड़ेगा ना। आइडेंटिफाई हम टूल से करेंगे, ठीक है, टूल उसको फिक्स नहीं करेगा। इतने सारे इसमें टूल बताए थे आपको, ahref से भी हो जाएगा। ये जो लेक्चर है उसके अंदर टूल भी टूल से 3-4 टूल्स की मैंने बताए हुए हैं इस लेक्चर के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद क्या कहते हैं? रीडायरेक्ट चेन्स। रीडायरेक्ट चेन्स का क्या मतलब है? एक हमारे पास 301 वाला रीडायरेक्टर था और एक 302 वाला था। तो वो ये कह रहा है कि आपने ये देखना है कि अगर आप लोगों ने टेम्परेरी तौर पर 302 का रीडायरेक्टर लगाया है तो आपको ये याद रखना है कि ये आपने टेम्परेरी लगाया था, ठीक है? तो इनको परमानेंटली नहीं रखना अपने पास, इन रीडायरेक्टर्स को परमानेंट नहीं रखना। अच्छा, उसके बाद डुप्लीकेट नीचे आ रहा है, ये गुजर तो नहीं गया कहीं ऊपर से डुप्लीकेट?
अच्छा, उसके बाद आ रहा है डुप्लीकेट कंटेंट। ये डुप्लीकेट कंटेंट जो है कोशिश करनी है कि हमारी अपनी वेबसाइट का भी ना हो। सबसे सबसे अहम जो चीज है ना वो डुप्लीकेट कंटेंट है। यानी अगर हम ये कहें हमने वेबसाइट बनानी है तो हम गूगल से तस्वीरें ले लेते हैं और हम गूगल से ही टैग्स ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डुप्लीकेट कंटेंट हो गया। तो ये वाली वेबसाइट आप इसकी एसईओ जितनी मर्जी अच्छे तरीके से आप करते हैं, आप इसकी एसईओ करके हम इसे टॉप पे नहीं लाएंगे। वो सबसे पहले आपका कंटेंट देखेगा कि आपका कंटेंट यूनिक है, किसी और वेबसाइट से तो कंटेंट आपने नहीं लिया हो। इवन आपकी अपनी वेबसाइट पे भी डुप्लीकेट का कंटेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको लग रहा हो कि किसी पेज के ऊपर आपके पास डुप्लीकेट कंटेंट है तो उसका एक हल तो मैंने आपको पहले बताया था, और उसका दूसरा हल ये है कि आप उस पर रीडायरेक्टर लगा दो। रीडायरेक्टर लगा दिया 301 का, इसका मतलब क्या होगा कि उस पेज पर जब आएगा तो वो क्या कहां पे ले जाएगा आपको, उस पेज पर जाएगा ही, डुप्लीकेट वाले कंटेंट को क्रॉल नहीं करेगा बल्कि किसको क्रॉल कर रहा होगा, जो ओरिजिनल पेज होगा, ठीक है। लेकिन ये हम उस सूरत में कर रहे हैं जब ऐसा हो। पहली बार हम ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी डुप्लीकेट कंटेंट होना ही नहीं चाहिए। अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो सबसे पहला टारगेट आपका यही है कि आप रियल पिक्चर्स खरीदें, भेजें। मतलब मैं लैपटॉप बेचना चाहता हूँ तो लैपटॉप को सामने रख के उसकी तस्वीर लूंगा, उसी को मैं एडिट करूंगा, बजाय इसके कि मैं कहूँगा गूगल के ऊपर लैपटॉप डेल लैपटॉप लिखूं और डेल का एक लैपटॉप आ जाए, उस तस्वीर को मैं वहाँ पे लगा दूं, ठीक है। ये सीखने की हद तक तो ठीक है, लेकिन ये प्रोफेशनली अगर आप किसी की वेबसाइट बनाएं तो आपकी वेबसाइट का सारा कंटेंट यूनिक होना चाहिए। यानी कि आपका कंटेंट कोई बेशक ले ले लेकिन आपने किसी से कोई कंटेंट ना दिया, ठीक है। जी, उसके बाद क्या आ गई है जी, साइट आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए आपका, नेविगेशन मेन्यूज, ठीक है। मेन्यूज आपके पास होने चाहिए, और मैंने मेन्यूज का आपको बताया भी हुआ है कि अगर आप अपने मेन्यूज में अपने कीवर्ड्स को ला सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होती है इंटेलिजेंटली। अगर आप, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आपने कीवर्ड लिखे हो तो किसी को आपका मेन्यू समझ में भी ना आ रहा हो, ठीक है ना। तो हम मोस्टली कहाँ पर कीवर्ड को ले जाते हैं, ज्यादातर होम को रिप्लेस कर लेते हैं अपने प्राइमरी कीवर्ड के साथ, ठीक है। सो आपका ये जो नेविगेशनल मेन्यूज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेगराइजेशन, कि आपने अपने वेबसाइट को प्रॉपर्ली कैटेगराइज किया हो, कि पता लग रहा हो कि कहाँ से क्या चीज़, कौन सी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। जी, यूआरएल स्ट्रक्चर, यूआरएल स्ट्रक्चर पता है ना जी, मतलब जो हम लोगों ने नेमिंग की हुई है वो भी हम कीवर्ड के साथ बैलेंस करके नेमिंग कर रहे हैं। और इंटरनल लिंकिंग, अब आप देख रहे हैं बहुत सारी चीजें हम करने लगे हुए हैं जो कर हम ऑन साइट में रहे थे, लेकिन हम उसको ले किस चीज में रहे हैं कि वो टेक्निकल एसईओ है। यानी अगर आपके पास ये चीज अप्लाई नहीं हुई तो ये टेक्निकल एसईओ का एक फैक्टर है, ठीक है। और टेक्निकल एसईओ आप ये भी देख रहे हैं कि फिजिकली कोई एसईओ नहीं है, अलग से कोई एसईओ नहीं है, ठीक है ना। मतलब फिजिकल एसईओ क्या है कि आप आईएमजी का टैग यूज करते हो, आर्ट लगाते हो तो फिजिकल एसईओ है। लेकिन ये कोई फिजिकल एसईओ तो नहीं हम कर रहे इसके ऊपर, लेकिन हम टेक्निकली चीजों को चेक कर रहे हैं कि ठीक हुई हुई है कि ठीक नहीं हुई हुई। जी, रोबोट्स की फाइल सबको पता है, यूआरएल्स आपके फ्रेंडली होने चाहिए, पता लग रहा हो क्या चीज है। अच्छा जी, उसके बाद ये क्या है जी, परमालिंक्स क्या होते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी एक वेबसाइट है ऑनलाइन nmdcat classes.html का पेज खुलता है, ऐसे ही है ना। मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ तो ये खुलता है, लेकिन आप देखते हैं कि ये नहीं खुलता, उसके साथ html नहीं लगा होता, नहीं लगा होता ना। These कॉल्ड परमानेंट लिंक्स, इनको हम बोलते हैं परमानेंट। ये वर्डप्रेस में भी हो सकते हैं और ये PHP में भी हो सकते हैं। ये काम किसका है, ये वाला काम भी डेवलपर का है। आपने अगर तो वर्डप्रेस आप कर रहे हैं इसमें तो बहुत आसान इंटरफेस होता है, अगर उसने नहीं भी किए हुए तो आप लोग कर सकते हो। अलबत्ता अगर PHP की वेबसाइट है तो फिर आप डेवलपर को कहेंगे उसे अच्छी खासी इसके लिए कोडिंग करके ये लिंक्स क्रिएट करनी है। यानी मिसाल के तौर पर हमारा पेज है होम का, स्टार्स अकेडमी लाहौर का, उसके बाद मैंने एक इंटरनल लिंक बनाया हुआ ऑनलाइन nmdcat प्रिपरेशन का। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो मेरी जो फाइल है उस फाइल का नाम है ऑनलाइन nmdcat preparation.html, लेकिन जब मैं उसे खोलता हूँ तो बाहर HTML नहीं लिखा हुआ था, वहाँ पे लिखा होता है सिर्फ
ऑनलाइन एनएमडी कैट प्रिपरेशन, मेरा मेजर कीवर्ड नजर आ रहा है, ये हमने कैसे किया हुआ है, ये परमालिंक के साथ क्रिएट किया, ठीक है। वर्डप्रेस को मैं भी एक करवाऊंगा आपको, मेरा एक दो वेबसाइट्स है उनको खोल के ये सारी चीजें आपको बहुत फोन पे भी करवा दूंगा, इसको इतना मुश्किल नहीं है इसको, ठीक है। सो ये जो परमालिंक्स है ये भी इसी की कैटेगरी में आते हैं। ये आ गया जी डुप्लीकेट कंटेंट। डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए, ये मैंने भी आपसे डिस्कस कर लिया कि डुप्लीकेट कंटेंट हो तो उसको यहाँ तो 301 लगा लो, ठीक है ना, तो यहाँ फिर उसको कैनोनिकल टैग लगा लो। लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है, यानी ये कोई फखर की बात नहीं है कि मैंने कैनोनिकल लगाया हुआ है, ओके। आपका हर पेज यूनिक होगा। देखिए अब जब हमारी वेबसाइट है ना, वेबसाइट के ऊपर एक टर्म हम यूज करते हैं जो मैं आपसे आगे जाकर डिस्कस करूंगा, उसे हम बोलते हैं बाउंस रेट, ठीक है ना। बाउंस रेट क्या है, मिसाल के तौर पर मेरी क्लास में एक स्टूडेंट आता है ट्रायल क्लास पढ़ने के लिए, ठीक है ना, उठता है बैठता है, थोड़ी ही देर के बाद उठकर वापस चला जाता है, ठीक है। एक स्टूडेंट आता है बैठता है, वो 15 मिनट बैठता है मेरी वेबसाइट पर क्लास में, एक स्टूडेंट और आता है वो पूरे की पूरी क्लास ही लेकर जाता है, ठीक है। तो अच्छा बाउंस रेट कौन सा है, मतलब अच्छा कौन सा स्टूडेंट को मैंने किसको डिलीवर कर पा रहा हूँ जो आखिर तक मेरा लेक्चर ले रहा है, या कम से कम आधा लेक्चर लेता है। ये भी तो हो सकता है कि वो बेचारा सीखने आया था एसईओ, ठीक है ना, घर से मुंह बना कर, मैं यहाँ पर बैठ कर उसको टेक्निकल एसईओ सिखा रहा हूँ, तो उसको तो समझ ही कुछ नहीं आ रहा, वो इस वजह से भी तो उठ के जा सकता है, तो उसने पहला लेक्चर नहीं पढ़ा इसलिए उसको समझ में ही नहीं आ रहा, इस वजह से उठ के जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर आएगा तो आपने देखना है कि उसका बाउंस रेट कितना है, ज्यादा होना चाहिए, यानी आपकी वेबसाइट से दूसरे पेज पर जाता है कि नहीं जाता, पहले उस पेज को पूरा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, रुकता है वहां पे कि नहीं रुकता, इसका मतलब है कि आपका कंटेंट अच्छा है। क्योंकि अगर आप अपने वेबसाइट पे किसी बंदे को रोक नहीं सकते तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट सेलिंग नहीं है। मतलब सेलिंग का मतलब जरूरी नहीं है कि ई-कॉमर्स की वेबसाइट नहीं हो, एक सोशल की वेबसाइट भी सेलिंग वेबसाइट है ना, यहाँ से स्टूडेंट्स आते हैं, ये भी एक सेलिंग वेबसाइट है, इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर उनको पता लगता है कि भाई हमें इधर दाखिला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो अगर वो एकदम आए और एकदम इस वेबसाइट को छोड़कर किसी और वेबसाइट पर चले जाए, बाउंस रेट ही बहुत कम हो, इतना बाउंस रेट हो कि बंदे ने 2 लाइनें पढ़ी है, स्ट्रक्चर देखा, उसको स्ट्रक्चर ही नहीं समझ में आया आपकी वेबसाइट का, और एक बंदा आपकी वेबसाइट पर आया और उसके बाद क्या किया उसने, उधर से ही वो अबाउट अस में चला गया, फिर उसमें भी रहा थोड़ी देर, फिर दूसरे अगले पेज पर चला गया, इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट अच्छा है। तो ये सब चीजें कि जो कुछ हम कर रहे हैं, ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये अपना बाउंस रेट बढ़ाने के लिए तो कर रहे हैं कि लोग ज्यादा ज्यादा हमारी वेबसाइट के ऊपर स्टे करें। उसके बाद होते हैं इंप्रेशन, समझ आया बाउंस रेट क्या होता है, सर्च शुरू हो गया सब क्या समझ आया बाउंस रेट क्या होता है, बाउंसर तो नहीं लगा किसी को। उसके बाद एक टर्म और यूज होती है इंप्रेशंस। इंप्रेशंस क्या होते हैं, इंप्रेशंस थोड़ा सा जोर से बोलिए की बात है। अगर कोई बंदा हमारे पेज पर आ जाए, ठीक है ना, यानी इंप्रेशन बेसिकली पेज पर आने को नहीं हम कह रहे, इंप्रेशन हम कह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट गूगल पर डिस्प्ले हो रही है, यानी चाहे वो ऑर्गेनिक हो रही है चाहे वो पेड हो रही है, यानी ऑर्गेनिक इंप्रेशन भी होंगे जो पेड नहीं होंगे। साल के तौर पर आपने किसी कीवर्ड पर अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर लिया, कोई भी बंदा वो कीवर्ड लिखता है तो लिस्ट में कहीं पर भी दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, 5वें नंबर पर, 10वें नंबर पर आपकी वेबसाइट नजर आ रही है, इसका मतलब है ये एक इंप्रेशन है। अब वो इस पर क्लिक करता है या नहीं करता ये दूसरी बात है, बाउंस रेट उस वक्त आएगा जब वो क्लिक करेगा। अभी हम बात क्या कर रहे हैं, इंप्रेशंस की बात कर रहे हैं। सो मिसाल के तौर पर अगर हमने ऑर्गेनिक एसईओ की है, अब हम ये वो चीजें देखें जो गूगल सर्च कंसोल में आपको दिखनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम लोगों ने कीवर्ड लिखा है कि ऑनलाइन एनएमडी कैट प्रिपरेशन, उसके बेस हमारी वेबसाइट दूसरे नंबर पर हमें नजर आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक इंप्रेशन आ गया। और अगर मैंने गूगल एड चलाया हुआ है और मैंने ऑनलाइन एनएमडी कैट प्रिपरेशन लिखा तो सबसे ऊपर मेरी वेबसाइट नजर आ गई, उसके साथ लिखा हुआ है ऐड, तो ये पेड इंप्रेशन है, ठीक है, समझ आ गई। तो एक टर्म मैंने आपको बताई है बाउंस रेट और एक टर्म मैंने आपको बताई है इंप्रेशन, ठीक है। इंप्रेशंस पेड भी होते हैं
और ऑर्गेनिक पे। बाउंस रेट का पेड और ऑर्गेनिक से कोई ताल्लुक नहीं है। पैसे दे भी देंगे तो आपकी अगर कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो आपको बाउंस रेट अच्छा नहीं मिलने वाला। ठीक है, आपकी वेबसाइट अच्छी होनी चाहिए तो ही बाउंस रेट मिलेगा। यानी आप अगर यूजर एक्सपीरियंस अच्छा करवा रहे हैं, जितना अच्छा यूजर एक्सपीरियंस हो रहा है उतना अच्छा आपका बाउंस रेट है। जितना अच्छा आपकी वेबसाइट पे यूनिक कंटेंट है, अगर आपका कंटेंट भी सबसे मिलता जुलता ही है, या आपका भी कंटेंट इस तरह का है, एक बंदा आया 3 लाइनें नजर आई, 4 तस्वीरें नजर आई, कोई रुकेगा उस पर? कोई ऐसी इंप्रेसिव बात तो है ही नहीं है। मतलब एक बंदा जिस मकसद के लिए आपकी वेबसाइट पे आ रहा है उसे वो वाला कंटेंट नजर आना चाहिए। यानी तस्वीरें भी होनी चाहिए, टेक्स्ट मैसेजेस भी होने चाहिए और लिंक्स भी बने होने चाहिए। यानी आप उसको एक पेज से दूसरे पेज पे लेकर जा रहे हैं कि नहीं लेकर जा रहे हैं, ये बाउंस करता है। ये थी हमारी टेक्निकल एसईओ।